एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं एवरग्रीन क्लासेस पर। दोस्तों, अभी तक हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में अब तक हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है। इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का वर्गीकरण। ये वाला हम कर चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो आज हम इस वीडियो में निवेश पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले निवेश, आपको निवेश और सेविंग में फर्क पता होना चाहिए। तो निवेश और सेविंग, तो देखो सेविंग का मतलब है पैसे जमा करना, उसको खर्च ना करना। जैसे आपने बैंक में जाकर आपने पैसा जमा कर दिया, अब उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, वो पैसा रखा हुआ है, सेफ रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी सेविंग हो गई। और दूसरा निवेश का यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे आप ऐसी जगह पर पैसा लगाना जहां पर आपको कल प्रॉफिट मिले, भविष्य में आपको उससे लाभ मिले, तो ये हो गया निवेश। अब यहाँ देख लीजिए, तो सबसे पहले आप इतना समझ लो कि जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो वो उसके दो मेन कंपोनेंट है, दो उसके घटक हैं। वो कौन कौन से हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसको हम स्थिर पूंजी निवेश बोलते हैं, और दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जिसको हम माल सूची निवेश बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? पहले आप इतना समझ लो। अब हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये निवेश है। मैंने आपको अभी बताया कि निवेश का मतलब है ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना जहां आपको भविष्य में प्रॉफिट मिले। तो इसका ज्यादातर जो लेन देन होता है निवेश का, वो होता है बिजनेस के साथ। ठीक है, तो बिजनेस में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं जिससे उन्हें कल फ्यूचर में उनको प्रॉफिट मिल सके। तो निवेश देखिए, तो पहले निवेश की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो निवेश की डेफिनेशन है कि जो पूंजी स्टॉक है उसमें वृद्धि, पूंजी स्टॉक में वृद्धि। इंग्लिश में देखें तो इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। तो आप अब इसकी जो डेफिनेशन है उससे समझना कि निवेश पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब यहां देखिए कि पूंजी का स्टॉक होता क्या है। पूंजी, पहले तो आप पूंजी स्टॉक समझ लीजिए। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो उसकी फैक्ट्री है, कोई प्रोड्यूसर है, वो फैक्ट्री चला रहा है, वो उत्पादन कर रहा है। तो उसमें उत्पादन में काम आने वाली सभी चीजें हैं, जैसे उसकी मशीनें हो गई, प्लांट हो गया, और उसमें जो कच्चा माल, जो सब चीजें जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान काम आती हैं, वो क्या होता है? पूंजी स्टॉक होता है। समझ में आया? अगर कोई प्रोड्यूसर फैक्ट्री चला रहा है तो उसे उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब क्या हो गया? पूंजी स्टॉक हो गया पूरा। ठीक है, मशीनें, प्लांट, कच्चा माल और ये जो चीजें जो उत्पादन प्रक्रिया में काम आती हैं, तो ये पूरा क्या हो गया? पूंजी स्टॉक। तो यहां कहने का मतलब है कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, तो वो समझ लो। अब आप पूंजी का स्टॉक समझ में आ गया। तो निवेश का मतलब है पूंजी के स्टॉक में वृद्धि। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, तो उसके पास अभी 10 मशीनें हैं, जो उसके जो फर्म है, उसका जो फैक्ट्री है, उसमें भी 10 मशीनें हैं। तो मान लो उसको जरूरत महसूस हुई कि अब उसे थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो उसने क्या किया कि जो 10 मशीनें हैं, 10 मशीनों का जो स्टॉक है, उसने कितना कर दिया? 14 मान लो, उसने 10 से 14 कर दिया। तो उसने क्या किया? 4 मशीनें बढ़ा दी। तो ये क्या है? ये पूंजी है, जो मशीनें इसमें काम आ रही हैं, 10 मशीनें, ये पूंजी हो गई, उसकी पूंजी का स्टॉक हो गया ये। तो उसने पूंजी के स्टॉक में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। पहले 10 थी, अब 14 कर दी। तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को क्या बोलेंगे? निवेश। तो उसने वृद्धि कितने की? वो कितने की? 4 मशीनें। तो इसने क्या किया? तो 4 मशीनों में जितना उसने जितने की मशीनें, 4 मशीनें आई होंगी, वो क्या हो गया? उसका निवेश हो गया। ठीक है, अब इसको और देखते हैं। तो अभी तक तो आपने देखा कि जो पूंजी का स्टॉक है उसमें वृद्धि को निवेश बोलते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि
पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, दोस्तों ये दोनों एक ही चीज है। जैसे अभी मैंने बताया कि 10 जो मशीनों का स्टॉक था वो उसने 14 कर दिया, तो पूंजी के स्टॉक में उसने वृद्धि कर दी, कितनी 4। ऐसे ही पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, ये पूंजी है इसमें 4 ऐड हुई तो क्या हुआ, पूंजी का और निर्माण हुआ, तो दोनों एक ही बात है। तो डेफिनेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को निवेश कहते हैं ये भी लिख सकते हैं, और जो पूंजी स्टॉक उसमें वृद्धि है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम अब न्यूमेरिकली समझ लेते हैं। जैसे आपका कोई क्वेश्चन आ गया कि निवेश निकालिए, तो उसके लिए आप सीधा तो लिखेंगे नहीं, उसमें जो बोर्ड एग्जाम में है जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको फॉर्मूले के साथ स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो एक बार मैं समझा देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है और उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो जो निवेश है, तो निवेश को हम उसका सिंबल है आई, निवेश को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो इसका सिंबल है आई इज इक्वल टू डेल्टा के। तो ये वाला फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा होगा, आप देख लो। तो आई क्या हो गया, यहाँ पे निवेश हो गया। अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अकेले डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पर देखें तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर है, ये तो अकेला डेल्टा हो गया, अंतिम माइनस प्रारंभिक। यहाँ पर है डेल्टा के, तो यहाँ पर के का मतलब क्या है, के है यहाँ पर पूंजी स्टॉक। अब आप समझ गए होंगे आई क्या है, निवेश, डेल्टा का मतलब है अंतिम माइनस प्रारंभिक, और के का मतलब है यहाँ पर पूंजी स्टॉक। जो निवेश है वो किसके बराबर है, डेल्टा स्टॉक के। तो डेल्टा स्टॉक क्या है, अभी तो हमने एक देखा, डेल्टा का मतलब अलग देखा, के का मतलब अलग देखा। अब इसको पूरा देख लेते हैं। तो डेल्टा के क्या है यहाँ पर, अंतिम, डेल्टा के अंतिम माइनस प्रारंभिक, के का मतलब पूंजी स्टॉक। तो अंतिम पूंजी स्टॉक माइनस प्रारंभिक पूंजी स्टॉक। ये समझ में आ गया। डेल्टा क्या है यहाँ पर, अंतिम पूंजी स्टॉक माइनस प्रारंभिक पूंजी स्टॉक। अब इसको समझ लो ये कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोड्यूसर है, उसके पास 10 जो है मशीनें हैं। ठीक है, उसके पास एक पूंजी का स्टॉक कितना है, 10 है। अब उसने उसको वृद्धि करके कितना कर दिया, 14 कर दिया। ठीक है, तो अब पूछेगा वो कि निवेश बताइए। तो आई इज इक्वल टू है डेल्टा के, एकदम समझ में आ गया। अब देखो, अभी हमने देखा कि आई इज इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के क्या है यहाँ पर, अंतिम पूंजी स्टॉक माइनस प्रारंभिक पूंजी स्टॉक। तो यहाँ पर अंतिम पूंजी स्टॉक कितना है, तो ये तो पहला था प्रारंभिक पूंजी स्टॉक, और ये कितना है, अंतिम। तो अंतिम पूंजी स्टॉक, तो आई इज इक्वल टू अंतिम पूंजी स्टॉक कितना है, 14 माइनस प्रारंभिक पूंजी स्टॉक कितना है, 10। समझ में आ गया। अंतिम पूंजी स्टॉक तो है 14 और प्रारंभिक कितना है, 10। पहले इतना था फिर उसने वृद्धि कर दी तो 14 हो गया। तो आई कितना निकलेगा, आई निकलेगा 4। तो अब स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपको ऐसे करके आना है। तो आई कितना आएगा, 4। निवेश कितना आएगा, 4। आप वैसे बता सकते हो कि प्रोड्यूसर था, जो उत्पादक था, उसके पास 10 मशीनों का स्टॉक था, उसने बढ़ा के 14 कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 4 का निवेश किया है, 4 मशीनों का। आप इसको वैसे बता सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। इतना समझ में आ गया। तो अब दोस्तों देखते हैं इन्वेस्टमेंट के तो जो मेन कंपोनेंट है, इसके घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है यहां पर फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसको हम स्थिर
पूंजी निवेश बोलते हैं। और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको माल सूची निवेश बोलते हैं। तो अभी हमने निवेश को देखा कि निवेश क्या है। जो पूंजी स्टॉक होता है उसमें जो वृद्धि होती है उसको निवेश बोलते हैं। अब देखेंगे स्थिर पूंजी निवेश और माल सूची निवेश। तो अब आप निवेश से इसको समझना कि जो पूंजी का स्टॉक था उसमें जो वृद्धि हो रही थी उसको निवेश बोलते हैं। तो स्थिर पूंजी निवेश, जो स्थिर पूंजी है, जो स्थिर पूंजी अगर उसमें वृद्धि होगी तो उसको स्थिर पूंजी निवेश बोलेंगे। और यहां पर हमने देखा पूंजी निवेश में हमने देखा पूंजी जिसमें मशीन, प्लांट, कच्चा माल, रॉ मटेरियल ये सब था। तो ये पूरी पूंजी थी। इसमें अगर वृद्धि करते थे तो उसको निवेश बोलते थे। अगर यहां कर बात स्थिर पूंजी की, स्थिर पूंजी निवेश में किसमें वृद्धि होती है? स्थिर पूंजी में वृद्धि, स्थिर पूंजी में वृद्धि। तो अब ये देखना है कि स्थिर पूंजी क्या है। तो ये तो पूरी पूंजी हो गई। स्थिर पूंजी वो है जैसे मशीनरी, प्लांट। तो मशीनरी प्लांट ये वो पूंजी है जो उत्पादन प्रक्रिया में काम आती है, लेकिन एक ही जगह पर स्टेबल रहती है और एक ही जगह पर स्टेबल रह के ये प्रोडक्शन में काम आती है और ये कई वर्षों तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई? मशीनरी। जो प्लांट होता है, जो उसके फिक्स असेट्स होते हैं, ये स्थिर पूंजी होती है। तो अगर स्थिर पूंजी में अगर हम वृद्धि करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्थिर पूंजी निवेश, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और देख लो। निवेश क्या था? जो पूंजी स्टॉक था उसमें वृद्धि करेंगे तो निवेश हो जाएगा। अगर स्थिर पूंजी निवेश की बात करें तो स्थिर पूंजी है जैसे मशीनरी और प्लांट, इसमें वृद्धि करेंगे तो वो स्थिर पूंजी निवेश हो जाएगा। ठीक है। तो एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो निवेश था उसको हम पूंजी निर्माण प्रक्रिया भी बोलते थे। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। निवेश को हम पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बोलते थे। अगर यहाँ स्थिर पूंजी निवेश में देखें तो इसको हम स्थिर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थिर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। अब बात करते हैं माल सूची निवेश की। इसमें भी सेम चीज है। निवेश क्या था? जो पूंजी स्टॉक था उसमें वृद्धि तो निवेश हो गया। स्थिर पूंजी, जो स्थिर पूंजी थी उसमें वृद्धि हो गई तो स्थिर पूंजी निवेश हो गया। अब माल सूची निवेश, जो माल सूची स्टॉक होता है उसमें अगर वृद्धि करेंगे तो माल सूची निवेश होगा। अब ये देखना है कि माल सूची स्टॉक होता क्या है। तो अभी हमने देखा पूंजी, उसमें मशीनरी, प्लांट और रॉ मटेरियल और सब वो चीजें जो प्रोडक्शन काम आती है, तो पूरा हो गया पूंजी। इसमें से हमने ये देख लिया, ये हो गया स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी क्या क्या होगा? मशीनरी और प्लांट। और जो मशीनरी और प्लांट के अलावा और जो चीजें होती हैं जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्लस अनफिनिश्ड गुड्स। अनफिनिश्ड गुड्स मतलब अर्ध तैयार वस्तुएं, जैसे जिनका उत्पादन अभी चल रहा है, हुआ नहीं है पूरी तरह से। तो कच्चा माल, अर्ध तैयार वस्तुएं प्लस फिनिश्ड गुड, तैयार वस्तुएं। तो इन तीनों के मिला के क्या होता है? माल सूची निवेश। माल सूची निवेश। ठीक है। मतलब जो स्थिर पूंजी होती है मशीनरी और प्लांट के अलावा जो फैक्ट्री में और जो सब सामान होता है जैसे कच्चा माल और जो अनफिनिश्ड, जो अर्ध तैयार वस्तुएं और तैयार वस्तुएं, पर ये अभी मतलब मार्केट में नहीं आई है, तो ये सब क्या होता है? माल सूची निवेश। तो अगर माल सूची स्टॉक, तो जो अगर माल सूची स्टॉक में अगर हम वृद्धि करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? माल सूची निवेश कहलाएगा। ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं, जैसे स्थिर पूंजी में निवेश, कोई प्रोड्यूसर है, उसके पास 20 मशीनें हैं, तो जो मशीन है वो स्थिर पूंजी है। अगर वो 20 से उनको बढ़ाकर 25 करता है तो उसने 5 क्या किया? स्थिर पूंजी निवेश किया।
ठीक है। अब यही देखें माल सूची निवेश, अगर किसी के पास प्रोड्यूसर के पास अभी 100 है, जो माल सूची 100 है, अगर उसने 150 कर दी तो उसने 50 का क्या किया, माल सूची निवेश किया। जो उसका माल सूची स्टॉक अभी 100 है, उसने उसको बढ़ाकर 150 कर दिया, तो 50 का क्या हुआ, माल सूची निवेश। ना समझ में आ गया। अब इन दोनों के हम एक एक महत्व देख लेते हैं। इसका महत्व क्या है, जैसे कि अगर माल सूची निवेश होगा तो उससे क्या होगा, इसका महत्व ये आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन। तो माल सूची निवेश में क्या क्या था, मशीनरी और प्लांट, ठीक है, प्लांट। अगर हम माल सूची जो स्टॉक है उसमें हम निवेश करेंगे तो उसमें मशीनरी और प्लांट बढ़ाएंगे, जो फैक्ट्री है उसमें, तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है तो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का प्रभाव बढ़ेगा, तो इससे जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है। क्या होगा, अगर हम स्थिर पूंजी निवेश बढ़ाएंगे तो उसमें मशीनरी, जो स्थिर पूंजी है, मशीनरी और प्लांट, उनकी संख्या बढ़ाएंगे जो प्रोड्यूसर होगा, तो इससे क्या होगा, उत्पादन, उसकी क्षमता बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे वस्तुओं का प्रभाव, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ होगी। ये समझ में आ गया। अगर बात करें माल सूची निवेश के महत्व की, तो जो माल सूची निवेश में क्या क्या आता है, जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल और अनफिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड। तो इसमें अगर वो जैसे उसने रॉ मटेरियल जो माल सूची निवेश जो स्टॉक है वो बढ़ा लिया, तो इससे क्या होगा, इससे एक तो उसे बिना रुकावट के उसका प्रोडक्शन चलता रहेगा, मतलब उसका प्रोडक्शन में कोई परेशानी नहीं आएगी अगर वो अपना जो है माल सूची स्टॉक बढ़ा लेगा, उसमें कच्चा माल बढ़ा लेगा, तो ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर यह है कि जो उसे डे टू डे, मतलब डेली उसे मार्केट में जाना पड़ेगा, किसके लिए, जो कच्चा माल है उसके लिए। तो आई होप ना आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे मान लो आपने कोई नई बाइक खरीदी, ठीक है, आपने नई बाइक खरीदी, अब आपने उसको 5 साल तक यूज किया, 6 साल तक यूज किया। अगर आप उसको फिर बेचेंगे किसी को, अगर आप उसको बेचेंगे तो जो आपने जो एक्चुअल प्राइस जिसमें वो खरीदी थी उससे या तो आधी होगी या लगभग उसके आसपास ही होगी, मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो यही मैटर यहाँ पे है। जैसे आप कोई मशीनरी है जो 50,000 की है, मान लो कोई एक प्लांट में एक मशीन लगी हुई है 50,000 की है, ठीक है। तो अगर उसको 5 साल तक यूज किया जाए और फिर उसकी जो कीमत देखी जाए तो वो हो जाएगी मान लो 20,000 रुपए, क्योंकि वो लगातार 5 साल से उपयोग में आ रही है, इसलिए उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो जितनी वैल्यू कम हुई है वो क्या होगा, मूल्यह्रास होगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये हो गया डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। मूल्यह्रास, हिंदी में डेप्रिसिएशन को मूल्यह्रास बोलते हैं। एक किसके बराबर, सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे आपने एक मशीन खरीदी, जो उत्पादक है किसी ने एक मशीन खरीदी 50,000 की, उसको 5 साल तक यूज किया, फिर इसकी जो कीमत थी वो घटकर कितनी हो गई, 20,000 या 30,000, कुछ भी मान लो, 20,000 या 30,000। तो अब इसमें देखें, कितनी कम हुई, 20,000, ये 30,000 है। 50,000 की उसने नई खरीदी, उसको 5 साल तक यूज किया, तो उसकी प्रेजेंट में उसकी कीमत कितनी है, 30,000। तो उसमें उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी, उससे इसकी जो प्रेजेंट में कीमत कितनी कम हो गई, 20,000। तो जो 20,000 है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। यानी अगर कोई पूंजी, कोई मशीनरी उपयोग में लाई जा रही है और उसका उपयोग होते होते तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, और जितनी कम होती है वही क्या है, डेप्रिसिएशन, वही क्या है, मूल्यह्रास। समझ में आ गया। एक मशीनरी उसने 50,000 की खरीदी, 5 साल तक उसका यूज किया,
फिर उसकी एक्चुअल प्राइस एट प्रेजेंट उसकी 30,000 है, तो वो जितना कम हुआ, जैसे उसकी प्राइस कितनी कम होगी 20,000, तो वो उस मशीन का क्या हो गया, मूल्यह्रास हो गया। अब ये होता क्यों क्यों है, इसके कई कारण देख लो। जैसे एक तो आपने अभी देखा कि वो लगातार 5 साल से उपयोग में आ रही है, तो उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, तो सामान्य टूट फूट के कारण नॉर्मल वियर एंड टियर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सामान्य टूट फूट के कारण। और एक होता है आउटडेटेड, मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी में पछड़ जाती है। जैसे मान लो कोई मशीन है जो रबर के जूते बनाती है, ठीक है, रबर के जूते बनाने में उपयोग में आते हैं, लेकिन जैसे समय बदला, अब लोग क्या कर रहे हैं, लेदर के जूतों को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो पुरानी जो मशीनें होगी उनका उपयोग कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक कारण होता है आउटडेटेड, जिससे क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो ये समझ में आ गया। धन्यवाद।